हाँ जी पढ़े हैं, अभी की बात कर रहे हैं। जल्दी खड़ा होइए। अरे आप हाँ बिल्कुल बताइए। जीन विनिमय पढ़ा है आप लोग से? बेवकूफी। आ जाओ बैठो। यही 5 अवस्था थी ना बच्चा? 5 अवस्था में हमने कितनी अवस्था देख ली थी? 2। लिप्टोटिन की बात समझ में आ गई थी कि क्या हुआ था लिप्टोटिन में? अब आप लोग से पूछना ही बंद करते हैं हम। जिनको समस्या होगी डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, बाकी लोग आइए और घर जाइए। सोचा था कि शायद सुधार हो जाए, मैंने 2-3 दिन कहा भी था उस दिन, याद है? 2 या 3 दिन, चांस ही नहीं आप लोग का। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने पढ़ा है? बाकी लोग हाथ डाउन करिए जरा। लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे ना तुम लोग का बुद्धि फ्रेश होता गया तो जो ना सो। रोज एक दिन अपना हल्का करिए, अन्यथा कितना परेशान हो जाइएगा खुद नहीं समझ पाओगे। देखो ये हमारी प्रोफेज फर्स्ट है, यानी कि हम क्या करा रहे हैं अभी? अर्धसूत्री प्रथम करा रहे हैं। तो प्रथम करा रहे हैं जिसमें से हम क्या देख रहे हैं? इसका केंद्रक का विभाजन। इतनी बार रिपीट करा दिया स्टेप को ना कि कभी गलती से भूले ना इस चीज को कि केंद्रक विभाजन। अब केंद्रक विभाजन में हमको पता है कि 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब उस प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहली बार इसको करा रहे हैं, इसके बाद दूसरी बार भी कराना है। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट कहा। इस प्रोफेज फर्स्ट में है कितनी अवस्था? 5 अवस्था। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, लिप्टोटिन में हमने एक बात देखी थी कि ना तो इसके अंदर का कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ है, ना ही इसका केंद्रक का आवरण टूटा है। केवल और केवल क्या हुआ है? तो सारे के सारे गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित हुए और किसका रूप ले लिए? गुण सूत्र का, और एक कोण की स्थिति में लगते हुए प्रतीत हो रहे। चलो ये हमारा डन। दूसरा हमने क्या देखा था? जाइगोटिन। जाइगोटिन में एक बात बोली थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? सिनेप्सिस हो रहा है। अब सिनेप्सिस का मतलब क्या था? तो सिनेप्सिस क्या? एक प्रक्रिया है ना? ये एक प्रक्रिया है, एक स्थिति है जिसमें क्या होते हैं? ऐसे 2 गुणसूत्र, 2 अलग अलग गुणसूत्र ना, ये भी याद रखिएगा, 2 अलग अलग गुणसूत्र आपस में, इनका ये वाला हिस्सा हमने क्या बोला था? इसको क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये और ये आपस में क्या होंगे? सिस्टर, क्योंकि एक ही गुणसूत्र के हैं। और ये क्या है? नॉन सिस्टर। तो ये नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड है आपस में ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़े हैं? आ रहा है कुछ ही देर में, बस हम लोग देखेंगे। तो ये जो बना है संरचना, इस संरचना को या तो हमने सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बोला था, या तो टेट्राड बोला था, चतुष्क बोला था, टेट्राड सिनेप्टोनिमल मिक्सचर। ठीक है, और तीसरा एक नाम और है बाइवैलेंट। अब देखो सबका नाम हिंदी में लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं? चतुष्क। ये क्या है? सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र। ठीक है, और इसको कहते हैं युग्मित।
अब युग्मित इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो गया बच्चा, जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा का सारा कहानी। चलो ये भी खत्म, हमारा सिनेप्सिस भी खत्म। अगला क्या था, पैकाइटिन। अब पैकाइटिन का मतलब है क्या बच्चा, जीन विनिमय। विनिमय समझते हो, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, अदला बदली, यही होने वाला है यहाँ पे। अब इस बात को समझिएगा, और ये सबसे मुख्य लक्षण है अर्धसूत्री विभाजन का। यदि ऐसा नहीं होता ना तो आप डिट्टो अपने माता पिता के जैसे होते। या हम भी अपनी बात कर लें, या कोई भी जीव जो लैंगिक प्रजनन कर रहा है या लैंगिक जनन कर रहा है, अगर उसमें ये प्रक्रिया नहीं होती, जीन विनिमय नहीं होता ना, तो हम लोग बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता के जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से माता पिता के जैसे है क्या? ना तो हमारी शकल सूरत मैच करती है। हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मैच करते हैं। रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं गुणसूत्रता तो उन्हीं से आई है ना हमारे अंदर। ठीक है, चलो अब देखना, जरा समझना, क्या देख रहे हैं हम लोग, जीन विनिमय। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, समझना बात। चलो, ये वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया है अभी जस्ट, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र। क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या होगा कि जैसे आप सपोज कि कोई रंग हो या कुछ भी हो, अगर आप उसके साथ स्पर्श करके रखोगे तो क्या वो रंग का कुछ हिस्सा आपके हाथों पर आ जाएगा क्या? ठीक, ऐसा ही होता है बाबू यहाँ पर। ये है कौन, गुणसूत्र। ठीक है, अब गुणसूत्र को मैं बात करूं तो गुणसूत्र किससे बना है, एक एक अर्ध अर्ध गुणसूत्र से। ठीक है, अब अगर डिटेल में सुनो इधर, अगर डिटेल में अगर मैं बात करूं तो गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है क्या बच्चा जी, इससे छोटा इकाई भी होता है क्या? क्या गुणसूत्र में इससे भी छोटा इकाई होता है? होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नहीं जानते, कोई बात नहीं। एटीपी नाम सुने हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ, ये न्यूक्लियोसाइड है। इसको याद रखना बस खाली कि मैंने बोला है इसको न्यूक्लियोसाइड, आएगा ये चीज। ठीक है, अब इतना दिन तक एटीपी एटीपी जान रहे हो ना, एटीपी होता है, एडीपी होता है, सब कुछ बहुत सारी चीजें। तो जीन में अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि गुणसूत्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, जीन है। इससे भी छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि यहां पर चलो बहुत सारे जीन मिल रहे हैं। ठीक है, इधर चारों तरफ भी जीन मिल रहे होंगे, बस हम यहां पे दिखा रहे हैं क्योंकि जीनों की अदला बदली करनी है। ठीक है, यहां भी मिल रहे हैं जीन, चारों तरफ मिल रहे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे गुणसूत्र पर। अब ये सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बना हुआ है, इनकी संरचना युग्मित हो चुकी है, जुड़ चुकी है। ठीक है, अब जुड़ने के बाद क्या होगा कि इस गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन है, मान लिया जाए कि यहां पर एक स्मॉल ए जीन मिल रहा था, किस पर, ये ब्लू वाले पर। ठीक है, क्या बात कर रही हो जी, इधर देखो, इधर क्या बोला कि ब्लू वाले पे क्या मिल रहा था, स्मॉल ए जीन मिल रहा था, और इधर ब्लैक वाले पे कर देते हैं क्या, कैपिटल ए जीन मिल रहा है। ठीक है, इधर भी दिखा सकते हो कि चलो इधर मिल रहा है कैपिटल बी और इधर मिल रहा है स्मॉल बी। ठीक है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद, इसका नाम ही क्या है, जीन विनिमय। ठीक है, यह स्थिति अभी तक किसमें है, जाइगोटिन में। क्या बना हुआ है, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र। जैसे ही आगे बढ़ेगा यानी कि पैकाइटिन करेगा, पैकाइटिन में क्या हो जाएगा बच्चा, जीन का अदला बदली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जीन इधर, ये वाला जीन इधर। ठीक, ऐसी ही कहानी यहां भी होगी, ये वाला जीन इसके तरफ और ये वाला जीन
इसके तरफ। ठीक है, अब कुछ ही समय बाद इसी प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया, जीन विनिमय। दिखेगा ये चीज की कैसे अंतर हुआ। तो जीन विनिमय का मतलब क्या हुआ कि सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बनने के बाद अगली अवस्था यानी कि पैकाइटिन, स्थूल पट है ना, पैकाइटिन में जैसे ही आते हैं इस अवस्था में क्या होता है, जीनों की अदला बदली होती है। जो भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बना हुआ था, उस सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र के बनने के बाद गुणसूत्र के जो आपस में जुड़े हुए सिरे थे, यहां पर जीनों की क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज को हमने नाम दे दिया है क्या, जीन विनिमय। खत्म हुआ आपका ये। ठीक है, हम कोशिका के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं किसके अंदर कर रहे हैं, गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, अब अगला क्या है बच्चा आपका, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या हो रहा था सर, हमने एक नाम देखा था, काइजमेटा। ठीक है, अब काइजमेटा का मतलब सीधा सीधा याद रखना, एक्स की आकृति होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी आपको ना ऐसे दिखा रखा है हमने कि बस केवल किनारा जोड़ के दिखाया है, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो पूरे लिपट जाते हैं। ठीक है, बस ये वाला हिस्सा केवल किनारे रहता है, बाकी ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, लिपट जाता है। तो लिपट देखो ऐसे लिपटा हुआ है, और जब इसको निकलना होगा तो ऐसे करके ये क्या करेगा, अपने आप को ऐसे खत्म करेगा। अभी देखो ऐसे लिपटा हुआ है, और जब इसको निकलना होगा तो ऐसे छोड़ेगा, ऐसे करके। पूरा डिस्टर्ब करके रखा है एकदम में। ठीक है, तो अब जब तक ये जुड़ा हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इसको निकलना होगा तो निकलने के दौरान क्या करेगा, ये अपने आप को ऐसे अलग करता जाएगा, अलग करता जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स बन रहा है क्या, अलग करने के दौरान। इसी एक्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा हम लोग, काइजमेटा। यानी कि जो डिप्लोटिन है, इस डिप्लोटिन में क्या हो रहा है, तो डिप्लोटिन में ये हो रहा है ना कि इससे पहले क्या हुआ था, जीन विनिमय। इससे पहले क्या हुआ था, जाइगोटिन में सिनेप्सिस हुआ था। तो वो जुड़ी हुई संरचना क्या कर रही है, अपने आप को खोल रही है, अनबाइंडिंग कर रही है। तो अनबाइंडिंग करने के दरमियान कौन सी आकृति दिखाई देती है, एक्स की आकृति दिखाई देती है, और इसी एक्स की आकृति का दिखाई देना क्या कहलाता है, काइजमेटा कहलाता है। ठीक है, डन हुआ ये काइजमेटा भी। अब क्या रह गया, डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस में क्या होगा, तो ये सारी की सारी संरचना क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, सारे गुणसूत्र अलग होकर के बिखर जाएंगे। अब देखें इसको कैसा दिख रहा होगा, ये इधर मिटाते हैं ना। जब जीन विनिमय इनमें हो जाएगा ना, तब कुछ ये ऐसे दिखेंगे, देखो। ऐसे ही थे पहले। ठीक है, फिर क्या बन गया इनका, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र। फिर क्या हो गया, जीनों की अदला बदली, जीन विनिमय, और उसके बाद फिर अलग हो गए। तो क्या दिख रहा था, काइजमेटा। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। बात कुछ समझ में आई। ठीक है, इस ब्लैक वाले का कुछ हिस्सा चला गया किस पर, ब्लू वाले पर, ब्लू वाले का कुछ हिस्सा चला गया यहाँ पे ब्लैक वाले पर। तो कुछ हिस्सा इन द सेंस किसके रिस्पेक्ट में है बाबू, जीन की। तो हम जीन से संबंधित बात देख रहे हैं कि जीनों की क्या हो गई है, अदला बदली हो गई। ठीक है, अब इस बात को समझाते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। कोई समझ रहा है क्या इसको, हुआ क्या इससे, अभी नहीं समझ पाओगे, रहने दो, थोड़ा सा धैर्य रखो, वो चीज भी समझा दे। ठीक है, क्या अदला बदली हो गई, कहां पर अदला बदली हुई, कौन सी अवस्था में, पैकाइटिन में। उसके बाद डायाकाइनेसिस, सॉरी डायाकाइनेसिस, डिप्लोटिन, सॉरी। तो डिप्लोटिन में क्या हो गया, काइजमेटा दिख गया। उसके बाद डायाकाइनेसिस में सारे के सारे अलग हो गए। अब हम क्या कह सकते हैं कि मेरा प्रोफेज कंप्लीट। अब क्या आना चाहिए, मेटाफेज फर्स्ट। मिटा दे ये सब कुछ, बस तीनों प्रक्रिया केवल याद रखिएगा। सिनेप्सिस में जुड़ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर में जीनों का ट्रांसफर हो जाएगा, काइजमेटा में क्या होगा, वो सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र खुलने लगेगा तो एक्स की आकृति दिखाई देगी, और अंततः सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब हमारी कोशिका में क्या क्या चेंज आया जरा देखो तो, ये कोशिका। ठीक है, क्या केंद्रक है कि खत्म हो गया, केंद्रक है कि खत्म हो गया है।
केंद्रक के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, है ना, क्योंकि हमें अभी कहां पे थे, प्रोफेज फर्स्ट में। अब प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्था थी, केवल वो देखी है, अभी तक केंद्रक के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन इसके अंदर हुआ है, ये जो ऐसे गुणसूत्र मिल रहे थे, इसमें क्या हो गया होगा, जीनों की अदला बदली हो गई। ऐसे ठीक है, बस यही काम इसमें हुआ है कि जितने भी गुणसूत्र थे उस गुणसूत्रों में क्या हो गई, जीनों की अदला बदली हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, मेटाफेज फर्स्ट लेकर के आते, प्रोफेज फर्स्ट हमारा हो गया। दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट के दौरान कहीं ना कहीं अब क्या होने वाला बच्चा, इसमें क्या है, उसी का द्रव्य, और आपको याद है ना वो कौन, तारक काय। अब कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ठीक है, टूटना चालू हो जाएगा। ये तारक काय भी क्या होगा, बिखर जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, ध्रुव पर पहुंच जाएगा। इसका निर्माण शुरू कर देगा, तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये कहानी किसकी, मेटाफेज फर्स्ट। तीसरा एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट में कहीं ना कहीं क्या सब कुछ गायब कर दे, हालांकि मेटाफेज में एक बात बता देते हैं आपको, कहां गया ये मेटाफेज, अभी रुक जाओ, मेटाफेज में ही देख ले, ये सब कुछ गायब कर देते हैं मेटाफेज में ही, ये सब कुछ गाढ़ा, और यहां पर व्यवस्था इनकी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो देखिएगा। इससे पहले समसूत्री सभी को याद है, समसूत्री में एक लाइन में लगे थे कि 2 लाइन में, एक लाइन में। यहां अर्धसूत्री में कितने लाइन दिख रहे हैं, 2, ठीक है। और ये स्थिति किसमें आ जाएगी आपको, मेटाफेज में। तर्कु तंतु का निर्माण क्या हो चुका होगा, प्रारंभ हो चुका होगा। जब एनाफेज देखेंगे, एनाफेज में क्या हो चुका होगा फाइनली, हाँ यहाँ पे एक लाइन याद रखना, वहां पे क्या बोला था कि जब तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हुआ है तो प्रत्येक गुणसूत्र के प्रत्येक काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ था। इसमें कितने काइनेटोकोर होंगे, 1 2, सब में कितने होंगे, 2 2 होंगे ना। चलिए देखिएगा जरा, यहां से ये तर्कु तंतु बना रहे हैं, इसको कहां तक जा रहा है, एक काइनेटोकोर से जुड़ा, ये भी एक से जुड़ा, ये भी एक से, और केवल किससे जुड़ा है, एक से जुड़ा है कि दोनों से, एक से जुड़ा है। और उसमें क्या हुआ था, दोनों से जुड़ा था, फिर उसको क्या किया जा रहा था, खींचा जा रहा था। तो जो गुणसूत्र बिंदु बना हुआ था किसके वजह से, दोनों काइनेटोकोर की वजह से, तो वो गुणसूत्र बिंदु टूट गया था, दोनों अलग अलग आधा आधा हो गया था। अभी बताओ कि यहां पर खींचा जाएगा तो पूरा गुणसूत्र ऊपर जाएगा कि आधा गुणसूत्र ऊपर जाएगा, कैसे तुम्हारा आधा जाएगा गुणसूत्र, एक साइड से बाबू पकड़ के रखा है, नीचे भी कोई पकड़ के रखता तब ना टूट जाता ये, ठीक है। लेकिन अभी खींचा जाएगा तो ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं खींचना चालू कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनाफेज में ये आधे अब अभी आधे किसकी कर रहे हैं, संख्या के आधार पे, इस बार संख्या के आधार पे, जबकि हमने समसूत्री में प्रकृति के आधार पे देखा था कि आधे गए थे। अब संख्या के आधार पे चलो, यहाँ पे कितना लिया है हम लोग, 4 नहीं 8, टोटल कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 8 गुणसूत्र है। अब 8 में से क्या हो जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये स्थिति किसमें आ जाएगी आपको, एनाफेज में, कि ये खींच करके ऊपर चले जाएंगे। लास्ट कौन है आपका, टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, जो चीज अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या, यहां से यहां कट करके ये सारे गुणसूत्र नीचे, ये भी ऊपर, ठीक है। फिर इन पे क्या बनना चालू हो जाएगा, आवरण। अंत में जा करके ये कैसे दिखाई देने लगेंगे, एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक, लेकिन इसमें और इसमें गुणसूत्र कितने हैं, 4 4। शुरुआत कितना से की थी, 8 से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चा,
साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस करा दिया जाएगा तो साइटोकाइनेसिस कराएंगे तो क्या कोशिका द्रव्य अलग हो जाएगा क्या? ठीक है, जब कोशिका द्रव्य अलग करना होगा तो ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ दबेगी। कौन सी विधि से? कोशिका खांच विधि से। ठीक है, अब यहां से कोशिका द्रव्य क्या हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे। तो कितनी कोशिका बन जाएगी आपके पास? 2। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहे हैं? केंद्रक। याद करना वहां पे कितना था? 8। अभी कितना है? 4। क्या गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई क्या? समसूत्री में आधा हुआ था? नहीं, संख्या में आधा नहीं हुआ था। किसमें आधा हुआ था? प्रकृति के अनुसार का बात करें तो कैसा था वो? आधा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई? संख्या आधी हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चा? अर्धसूत्री विभाजन। अभी हमने खत्म किया है क्या? अर्धसूत्री प्रथम। ठीक है, यानी कि शुरुआत कहां से किया था हमने? G1 S फिर G2। जब ये कंप्लीट हुआ तब हम क्या करने के लिए चले? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन में गए तो सबसे पहले क्या करना था? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कितनी अवस्था आई थी? 5। वो पांचों को जब कंप्लीट किया तो हमारा क्या खत्म हुआ? प्रोफेज फर्स्ट। फिर क्या किया? मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। क्या खत्म हो गया? हमारा केंद्रक विभाजन खत्म हो गया। फिर क्या करना था हमको? कोशिका द्रव्य का विभाजन, मतलब कि साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी जब कर लिया तब हमारे पास कितने कोशिकाएं मिल गई? 2। क्या हमने एक चक्र पूरा कर लिया क्या? देखो जरा, G1 S G2, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। पूरा एक चक्र पूरा हो गया। ठीक है, यहां से एक छोटी सी कोशिका से शुरू किए थे। ये सब कुछ करने के बाद फाइनली कितना कोशिका बना दिया हमने? 2। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं? अभी गुणसूत्र के मामले में अपने मातृ कोशिका से आधे। ठीक है, अब यहां पर एक बात गौर करिएगा। क्या करने चले अब हम लोग? अर्धसूत्री सेकंड। अब केवल आपको एक चीज बता रहे, उस पर गौर करिएगा। अब ये दोनों की दोनों कोशिका ये वाली है और ये वाली है। क्या दोनों की दोनों वृद्धि करेंगी? ये भी वृद्धि करेगी और ये भी वृद्धि करेगी। अब वृद्धि के दौरान क्या जीवन अवस्था में पहुंचेंगी? ठीक है, चलो वृद्धि कर लिया। आकार में क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी। एस में जाएंगी? एस में जाएंगी? सही बताइएगा। जाएंगी। इसमें मुख्यतः हम किस बात के लिए जानते हैं? इस अवस्था को किस बात के लिए जानते हैं? डीएनए का डुप्लीकेशन। ठीक है, समसूत्री को याद करो कि समसूत्री के बाद जो पुत्री कोशिका बनी थी, उस पुत्री कोशिका के केंद्रक में ऐसे आधा गुणसूत्र था, है ना? इसलिए वो गई थी क्या करने के लिए? इसको डबल करने के लिए गई थी। ठीक है, अभी इस बार तनिक याद करो तो इसमें कैसे है? केंद्रक हटा दिया हमने समझने के लिए। 4 इधर 4 इधर। पूरे पूरे हैं कि आधे आधे हैं? पूरे पूरे है ना। अब बताओ क्या इसको एस में जाना चाहिए? तो ये एस में नहीं जाएंगे। अब दिमाग में आए ना कि सर तारक केंद्र की बात करें तो तारक केंद्र के हिसाब से बात करेंगे तो वृद्धि के दौरान ही क्या बन जाएंगे? इसके अंदर तारक केंद्र बन जाएंगे। मुख्यतः हम एस को जानते हैं डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए, तो इस अवस्था में ये नहीं जाती है। उसके बाद अगला, चलो एस में नहीं जा रही है। फिर उसके बाद क्या आएगा? G2। G2 में जाना है? बिल्कुल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको क्या बनाना है? यहाँ पे प्रोटीन बनाना है। चलो चली गई भाई साहब। क्या खत्म हो गया? वृद्धि अवस्था इसकी खत्म। अब क्या करने जाएगा? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में आपको पता है 4 अवस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस बार दूसरी बार करा रहे हो कि पहली बार? हर एक के सामने क्या लिखोगे? सेकंड। ठीक है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। अब बस भूल जाना कि यहाँ पे सेकंड भी लिखा हुआ है। ठीक है, बस दिमाग में हमने स्टेप में लिख दिया कि सेकंड, लेकिन बस उसको ध्यान में ही मत रखिएगा कि ये सेकंड है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज क्या समसूत्री का याद है? ठीक है, अब यहां से कहानी स्टार्ट कर देना किसकी? समसूत्री की। इन कोशिकाओं में क्या कराना है आपको? समसूत्री। कितने कितने इसमें आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं? 4। अब ये कहीं ना कहीं किसके अंदर बंद होंगे? केंद्रक के अंदर बंद होंगे। अब समसूत्री हमको इसके साथ करानी है। आपको हम प्रोसेस केवल समझा दे रहे हैं कि कैसे हो रहा है, बाकी आप स्टेप आपको पता है पहले से।
देखो 2 कोशिकाएं हमारे पास, ठीक है। अब दोनों कहीं ना कहीं क्या कर लिया इसने भाई, जीवन को पार किया, एस में नहीं पहुंची है, उसके बाद G2 को भी पार कर लिया। चलो वृद्धि अवस्था पार कर ली, उसके बाद क्या करना है, इसको केंद्रक का विभाजन करना है। केंद्रक विभाजन करने गई तो क्या मिलेगा, प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, उसके बाद टीलोफेज सेकंड। हमें उसके बाद ध्यान क्या रखना है, सेकंड को भूल जाना है, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज को याद रखना है। इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 4, इसमें भी कितने, 4, किसी एक को लेके चलते हैं। अब पहले क्या होगा, प्रोफेज होगा। प्रोफेज याद करो, समसूत्री का क्या कहता है प्रोफेज, कि भाई जो कोशिका है इसके अंदर क्या मिल रहा है, इसका केंद्रक, और क्या मिल रहे होंगे, कोशिका द्रव्य, और कौन इधर, तारक आए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कोशिका द्रव्य इसका गाढ़ा होने लगेगा, केंद्रक आवरण टूटने लगेगा, केंद्रक के अंदर उपस्थित जो गुणसूत्रीय द्रव्य है वो क्या होने लगेंगे, संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप लेने लगेंगे। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा बच्चा, मेटाफेज। मेटाफेज जाते जाते क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एक लाइन में ना, इससे पहले हम लोग अर्धसूत्री प्रथम कराए तो उसमें कितनी लाइन बनी थी, 2, लेकिन अर्धसूत्री द्वितीय किसके जैसा होता है, समसूत्री के जैसा। और समसूत्री में कितनी लाइन लगती है, 1, ठीक है। तो मेटाफेज में आकर के सारे के सारे एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो गया था किसमें, प्रोफेज में ही, यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनली आकर के जुड़ जाएगा। अब यहां पे कैसे जुड़ा, देखो तो प्रत्येक गुणसूत्र के प्रत्येक काइनेटोकोर से जुड़ा। फिर बारी किसकी आएगी, एनाफेज की। अब एनाफेज में क्या कर लिया जाएगा, पकड़ के इनको अपने ध्रुवों पर खींच लिया जाएगा। तो अगली अवस्था में जब आप देखोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। फिर बारी किसकी आ जाएगी, टीलोफेज। हमेशा टीलोफेज किसके अपोजिट होता है, प्रोफेज के अपोजिट होता है। तो प्रोफेज में जो जो कहानी हुई थी वो सब कुछ क्या कर देंगे, सही कर देंगे। जो कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ था अपनी पूर्व अवस्था में चला जाएगा, जो कोशिकांग गायब हुए थे वो कोशिकांग अब दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। जहां से केंद्रक आवरण टूटा था गुणसूत्रों के ऊपर से, उनके ऊपर क्या बनना चालू हो जाएगा, केंद्रक आवरण बनना चालू हो जाएगा। तो फाइनली अब एक ही कोशिका के अंदर कितने केंद्रक, 2 केंद्रक। अब इसमें गुणसूत्र कितने और इसमें कितने, 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, बशर्ते अंतर क्या है कि ये अर्ध हैं, आधे हैं। संख्या में कि प्रकृति में, प्रकृति में, ठीक है, संख्या में नहीं। 4 से शुरू किया था, 4 अभी भी है यहां पर। फिर उसके बाद क्या करा दो बच्चा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कराओगे तो कहीं ना कहीं ये झिल्ली अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाएगी, और अंततः हमारे पास कितनी कोशिका है, 2। ये वाली कोशिका को भी सीधा दिखा देते हैं कि ये भी कितनी कोशिका बनाएगी अंत में आकर के, 2, ठीक है। शुरुआत में जो यहां पर बनाया था कोशिका वो क्या थी, मातृ कोशिका थी। उस मातृ कोशिका में कितने गुणसूत्र रखे थे हमने, 8 मातृ कोशिका। इस मातृ कोशिका में थे हमारे पास 8 गुणसूत्र। अब हमारे पास कितनी पुत्री कोशिका बनी है, 1 2 3 4। इन चारों में कितने कितने गुणसूत्र हैं, 4 4, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। कुल मिलाजुलाकर हम ऐसा कहें कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हमें कितनी पुत्री कोशिका प्राप्त होती है, 4। चारों की चारों पुत्री कोशिका में अगर मैं गुणसूत्रता देखूं तो वो गुणसूत्रता क्या होगी, मातृ कोशिका के आधी होगी। मातृ कोशिका में 8 थी, इन पुत्री कोशिका में क्या है, 4 4, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेंगी, वापस विभाजन तो कर लिया, विभाजन कर लेगी यानी कि साइटोकाइनेसिस दोबारा कर लिया, ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ हद तक ये वृद्धि करती है। फिर उसके बाद एक और अवस्था आती है G0 फेज। तो G0 फेज की कोई बात ही नहीं है, छोड़ दी उसको हम लोग। अब इनको क्या करना चाहिए, तो सब में क्या है, इस वाले में सब में आधे आधे गुणसूत्र है ना, ये वाले हैं ऐसे, तो जीवन में जाएगी, थोड़ा सा वृद्धि कर लेगी। अब वृद्धि करने के बाद फिर S में जाएगी और S में जाकर के अपने गुणसूत्रता को पूरा कर लेगी, ठीक है। इस तरीके से कहानी, और अंत में क्या बनी है, 4 कोशिकाएं बनी। और इसी तरीके से 4 4 कोशिकाएं जब हम क्या बनाएंगे, अंडाणु बनाएंगे और शुक्राणु बनाएंगे, तो उस समय ये विभाजन लगता है। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे हम लोग पुष्प भी पढ़ेंगे, पुष्प आप पढ़ोगे तो पुष्प में जो नर युग्मक होता है वो कौन होता है, कौन होता है, पुष्प में नर युग्मक कौन है, सोच समझ के कहना। नर युग्मक की बात कर रहा हूं बाबू,
पुंकेसर कैसे होगा? पुंकेसर तो नर जनन अंग है ना, पराग कण ना। पुमंग क्या? पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं भाई। है देखो, पराग कण ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बढ़िया से पढ़े, अच्छा ये बताओ, क्या सभी लोग को युग्मकोद्भिद मालूम है? युग्मकोद्भिद कौन होता है? एक ऐसी संरचना जिसके अंदर या तो युग्मक बन रहा होता है या तो युग्मक उसी के अंदर बैठा हुआ है, उस संरचना को क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद, ठीक है। यानी कि युग्मकोद्भिद युग्मक नहीं होता है, वो एक संरचना है जिसके अंदर कौन मिलेगा? युग्मक मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही बाबू याद रखना कि पराग कण एक संरचना है जिसके अंदर मिलेगा क्या? युग्मक। तो पराग कण को मैं युग्मक कहूं कि नर युग्मकोद्भिद कहूं? नर युग्मकोद्भिद कहेंगे, ठीक है। जब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन आएगा तो उस समय ये बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब वहां भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहां भी जब पराग कण बनाना होता है ना, तो आगे चल के बात करेंगे कि पराग मातृ कोशिका, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है हमने? मातृ कोशिका, तो वो पराग कण बनाने वाली होती है, तो वहां भी कहते हैं क्या कि पराग मातृ कोशिका। फिर वो पराग मातृ कोशिका क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन। कैसे कैसे की होगी? इसी अवस्था से ऐसे करके की होगी। तो सीधा सीधा हम वहां पे दिखा देते हैं कि एक पराग मातृ कोशिका जो है क्या कर रही है? अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके कितनी कोशिका बना रही है? 4। चारों की चारों कैसी हैं? अगुणित है। अगुणित का मतलब इस पराग मातृ कोशिका में मान लिया जाए किसी पुष्प में 14 गुणसूत्र है, ठीक है। तो उसके पराग कण में कितने जाएंगे? 7 7 7 7 ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब फिर ये आगे जाकर के क्या करेगी? निषेचन करेगी। निषेचन करने के लिए एक प्रक्रिया होती है पुष्पों में, परागण, ठीक है। परागण का मतलब है कि पराग कण उड़ के कहां जाता है? स्त्री केसर पर जाता है। स्त्री केसर से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? अंडाशय में। और अंडाशय में कौन बैठा है? अंड कोशिका, ठीक है। अंड कोशिका मतलब कि अंडाणु। इस अंडाणु में भी कितने होंगे गुणसूत्र? 7। क्यों? क्योंकि अंडाणु भी कैसे बना होगा? अर्धसूत्री विभाजन से बना होगा। तो 7 यहां पर है और 7 इधर पराग कण में आ जाएंगे, तो इधर भी कितने आ जाएंगे? 7। जब इनका निषेचन होगा कितने बन जाएंगे? 14। अस्तित्व इनका भी क्या रहेगा? बना रहेगा। जैसे कि हमारा है, हमारे में कितने हैं? 46, लेकिन जब हमारे अंदर युग्मक बनते हैं तो कितने बनेंगे? युग्मक के अंदर गुणसूत्र 23। इसलिए बनाने हैं 23 क्योंकि नर युग्मक को मादा युग्मक को मिलाना है, और जब मिलेगा तो वापस क्या आना चाहिए? 46 आना चाहिए। अब वो 2300 क्या दिखाएगा? अपनी जोड़ी दिखाएगा। क्या एलील शब्द समझते हो? एलील, एलील, एलील है ना, बताया आप लोग को, ठीक है। अब एलील का मतलब होता है कि जब गुणसूत्र अपनी जोड़ी बनाते हैं ना, तो उस बनी हुई जोड़ी की संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? एलील। हालांकि वो जोड़ी किसके बीच में बनती है? जीनों के बीच में बनती है, ठीक है। अब देखो, हमारे माता से आया है गुणसूत्र संख्या 1 हमारे पास, ठीक है। पिता से भी आया है गुणसूत्र संख्या 1। अब ये क्या है? इसकी जोड़ी है, ठीक है। तो गुणसूत्रों की जोड़ी की बात नहीं कर रहे, गुणसूत्र में क्या होते हैं? जीन होते हैं, ठीक है। और ऐसे गुणसूत्र जो संख्या के आधार पर सेम होते हैं। ये पिता का गुणसूत्र संख्या 1 है और ये माता का गुणसूत्र संख्या 1 है। क्या संख्या के आधार पर दोनों एक हैं क्या? ये भी गुणसूत्र नंबर 1 है और ये भी गुणसूत्र नंबर 1 है। ऐसे गुणसूत्रों को कहते हैं समजात गुणसूत्र, ठीक है। और समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र हो या कोई भी हो, इन पर क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं। असमजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन होते हैं ये भी आपस में क्या बनाते हैं? जोड़ी बनाते हैं। एक आपको ना सीन समझाते हैं, मिटा देंगे इसको। इस चैप्टर से तो खास संबंधित नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा सा इसका संबंध है, वो चीज आपको बता रहे हैं। देखो, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा कितने गुणसूत्र है हमारे पास? 46, ठीक है। लेकिन ये कहने से ज्यादा बेहतर है मैं क्या कहूं इसको? 23 जोड़ी। पता है क्यों? क्योंकि आपने अगर 46 कहा ना, तो 46 कहने के बाद इस गुणसूत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि ये 46 गुणसूत्र अलग अलग रहेंगे तो आपके अंदर कोई भी लक्षण नहीं रहेगा, ठीक है। जब ये जोड़ी बनाते हैं तभी आपके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसको सीधा सिंपल अगर मैं कहूं कि ये इधर पिता को रख दिया और एक तरफ माता, ठीक है। पिता में भी 46 गुणसूत्र और माता में भी 46 गुणसूत्र। जब बात आएगी कि हमारा जन्म कैसे हुआ, ठीक है, तो पिता से कहीं ना कहीं जो शुक्राणु मिले
उस शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 23 आदि हो गई। ठीक है, इधर माता से भी क्या है? अंडाणु आए, तो यहां से भी संख्या कितनी मिलेगी आपको? 23। ठीक है, अब 23 में से ना केवल मैं एक को लेकर चलता हूं। ठीक है, 23 है, 23 में से मैंने केवल एक गुणसूत्र ले लिया पिता का, गुणसूत्र संख्या 1 इधर कर दिया। इधर से भी ले लिया मैंने माता का गुणसूत्र संख्या 1। अब समझना कि इधर पिता को बता देते हैं कि चलो पिताजी लंबे, ठीक है, अब माता जी हाइट में थोड़ी सी छोटी है। ठीक, अब इस एक एक लक्षण को मैंने लेके चला है, एक लक्षण यहां से और एक लक्षण यहां से। अब ये वाला गुणसूत्र संख्या 1 है पिता का, ये वाला गुणसूत्र संख्या 1 है माता का। इसमें बहुत सारे जीन है, बस मैं एक जीन की बात कर रहा हूं यहां भी और एक जीन की बात यहां भी। वो जीन जो हमारे लंबाई को निश्चित करता है कि हम लंबे होंगे कि छोटे होंगे। ठीक है, तो लंबाई वाले जीन को हम बस केवल देख रहे हैं यहां पे। तो लंबाई वाला जीन यहां पिताजी वाले गुणसूत्र पर भी आया है। ठीक है, और लंबाई वाला जीन माता वाले गुणसूत्र पर भी आया है। अब माता कैसी है? हाइट में छोटी है। ठीक है, तो उनका लक्षण इस वाले जो जीन में आया होगा वो कैसा लक्षण आया होगा? छोटा वाला लक्षण आया होगा। अब पिता का जो लंबाई वाला लक्षण कैसे है? पिता लंबे हैं, तो इस जीन का लक्षण कैसा होगा? लंबा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा क्या हो जाएगा? इसका निषेचन हो जाएगा, तो जो युग्मनज बनेगा उसमें कितने गुणसूत्र? 46। और इसी युग्मनज से आगे जाकर के कहीं ना कहीं हमारा निर्माण हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अब समस्या ये है कि हमारे अंदर जो लक्षण आए हैं ना, वो कैसे आए हैं? तो 23 और 23 की जोड़ी बनने के बाद हम एक की जोड़ी यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, गुणसूत्र संख्या 1, गुणसूत्र संख्या 1, ये आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ी बना रहे हैं। लेकिन जब तक बाबू जोड़ी नहीं बनाएंगे ना, तब तक कोई भी लक्षण निश्चित नहीं होगा। अब जोड़ी बनेगा, ये वाला लंबाई वाला जीन और ये लंबाई वाला जीन आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ी बना लेंगे। ऐसे ही सारे के सारे जीन करेंगे। इसके ऊपर भी और भी बहुत सारे जीन होंगे, यहाँ भी बहुत सारे जीन होंगे, ये आपस में क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे। और दोनों कहीं ना कहीं क्या है? गुणसूत्र संख्या 1, ये भी क्या है? गुणसूत्र संख्या 1। ऐसे गुणसूत्र जो संख्या के आधार पर सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? समजात गुणसूत्र। ठीक है, अब सीधा सीधा की समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन यदि आपस में जोड़ी बना लेते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है? एलील। एलील। ठीक है, अब एलील बन गया और यही एलील क्या करेगा? आपको लक्षण देगा। यानी कि एक अकेला जीन कुछ नहीं कर सकता। अगर ये अकेले रहता लंबा वाला तब भी कुछ नहीं करेगा, ये छोटा वाला भी अकेले रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे। तो जोड़ी बनाने के बाद क्या बना? लंबा, अब प्लस क्या बना? छोटा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा जीन इसमें से प्रभावी है। ठीक है, जो प्रभावी होगा वही लक्षण आप में दिखाई देगा। सोचो कि पिताजी जैसे मान के चले कि चलो पापा गोरे हैं, ठीक है, माँ सांवली है, लेकिन चलो हम लोग कैसे हो गए? सांवले। इसका मतलब कि माँ का जो सांवला रंग है वो क्या है? प्रभावी लक्षण है, इसलिए हम कैसे हो गए? सांवले हो गए। अब पिता का जो गोरा लक्षण था वो कहीं ना कहीं कैसा रहा? अप्रभावी रहा। इसी प्रकार से आगे जाकर के जैसे भी युग्मक बनेंगे तो युग्मक में क्या हो जाएगा? तो शारीरिक संरचना में जो भी आपकी मातृ कोशिका मिल रही है उसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। यहां से जब अर्धसूत्री कराते हैं तो कैसे बन जाते हैं? अगुणित बन जाते हैं। फिर एक अगुणित और एक अगुणित जब इनको दोनों को मिलाया जाता है, संलयन होता है, तो क्या बनता है? एक द्विगुणित युग्मनज बनता है। फिर ये द्विगुणित युग्मनज के अंदर जो लक्षण का निर्धारण है वो कौन करता है? तो गुणसूत्र की जो जोड़ी बनती है वो करती है। और गुणसूत्र की जोड़ी नहीं, गुणसूत्र की तो जोड़ी बनी ही है, ठीक है, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं दोनों गुणसूत्र पर उपस्थित जो एक समान जीन है वो एक समान जीन भी आपस में क्या किए हैं? जोड़ी बनाए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एलील। और ये एलील क्या करता है? हमारे शरीर में लक्षण को उत्पन्न करता है। अगर ये एलील ना बनेगा तो हमारे अंदर लक्षण नहीं आएगा। ठीक है, ये खत्म हुआ आपका विभाजन। विभाजन से संबंधित बताइए कुछ बात है तो।